खल्लिस बनवाई ना, फादर फादर फादर, यही है बस। बिल्कुल कर सकता है। स्टार वाला, the court shall not able to appoint a guardian of property under the Guardians and Wards Act. Permits for the appointment of joint guardian if the court upon his guardian and one of them has died, the survivor continues to act as guardian. Section 19 says that in case of superintendence of the property of a minor has been assumed by the court of war. ये लिखा हुआ है गार्जियंस थे, उनमें से एक मर जाता है, एक सरवाइव कर जाता है, तो आप कोर्ट उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी। करेंगे, डिस्कस करेंगे। लाओ, इट्स माय टर्न नाउ। वो लोग जो पहले 3 खलीफास को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, बट दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स, बताओ केस लोग का नाम। छोटी छोटी आंखें होगी सबकी हैं, समझ नहीं आया ना, अचानक मेरी भाषा समझ नहीं आती ना। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करता हूं। शियास, क्योंकि वो पहले 3 खलीफाओं को गाली देते हैं, उनको नहीं मानते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं है। दे आर एब्सोल्यूट मुस्लिम्स। बिल्कुल पहले केस लो मैंने आपको करवाया। पहले 3 खलीफा सुन्नी थे ना, पहले 3 सुन्नी थे ना, अबू बकर, उमर तक, बेसिकली उमर तीसरा। हाँ उमर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, उमर तक। इंट्रोडक्शन में देखो केस का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। जीवन खान मिला, हु इज मुस्लिम में करवाया मैंने आपको। जीवन खान, सबके पेपर हो गए, किसी के रहते हैं? तुम्हारे रहते हैं, तुम्हारे तो हो गए ना, और किसी के? तुम्हारे तो शुरू नहीं हुआ ना। ऑनलाइन भी कोशिश करा करो। लो जी, 8 साल की लड़की है, गर्ल, ठीक है जी, उसकी शादी करवा रहे हैं किससे? लो जी, 50 प्लस का कोई बंदा है, निकाह पढ़ा जा रहा है। एक्सप्लेन कर दो जरा इसको, कौन करेगा? पहली क्लास का जिक्र नहीं करता, कल की क्लास का जिक्र करता, कल परसों तरसों की क्लास का। 8 साल की लड़की है, इसकी शादी हो रही है, 50 प्लस का मेल है, शादी होनी है। लड़की की तरफ से गार्जियन, एक हाँ जी मुझे बताओ। लड़की की तरफ से गार्जियन कंसेंट, लड़की की तरफ से गार्जियन जबर, क्यों? लीगल हो जाओ, लीगल, हाँ शरीरी है, यस शरीरी, वेरी गुड। आगे डिफाइन करो। लेकिन after attaining the age of puberty, means after attaining the age of 15 years, she can repudiate the marriage.
सेक्शन है 2 7 टू, 7 मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 4 है 7 देखो राइट टू रेपुडिएशन, 7 ठीक है। इसका बताओ, इसका क्या सीन है 50 प्लस मेल का? बुढ़ा बेसिकली यही बताओ, क्या शादी हो सकती है, वैलिडली हो सकती है शादी, बस इतना बताना है। वैलिड हो सकती है, ठीक है, वैलिड करनी है शादी, बताओ कैसे करोगे? जो शादी पहले सेरेमनी के प्रोसेस में हुई है, आफ्टर मतलब प्यूबर्टी केस के बाद अगर उसको रेटिफाई कर देते हैं तो शादी ऑटोमेटिक होगी है, वैलिडेट मतलब नहीं हुआ। नहीं, वो तो रेपुटेशन तो बाद में करेगी ना। किस एज से रेपुटेशन का राइट आएगा? 15 से 18। उसके लिए शर्त क्या है? कंज्यूमेशन कॉन्जुमेशन। अगर शादी कॉन्ज्यूम हो गई तो अब रेपुडिएट नहीं कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये मेल को एक वैलिड शादी करनी है, आपने मदद करनी है, आप इसके काजी हो, आप इसके वकील हो। सर कंज्यूमेशन वाला पॉइंट भी है ना कि 15 से 18 के बीच, क्योंकि इसमें नीचे एक वो मेरे में पॉइंट देखा कि अगर 15 से पहले कंज्यूमेशन हो जाती है हाँ। तो वो उसके बाद भी रेपुडिएट कर सकती है। कौन सा? कंज्यूमेशन मेरठ में दिखाओ कहाँ है? उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी उसकी। कहाँ लिखा है? सर ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी वाले 16 पे लाहौर। टाइम पीरियड भी तो होता है कि सर जल्दी से जल्दी करना होता है सर, ये प्यूबर्टी वाला राइट। लिखो, अंडरलाइन कर लो इसको भी, करो करो करो, यस। ये जो 39 वाला जो एक्ट है, इसमें नेक्स्ट पेज के ऊपर सेक्शन 3 के ऊपर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, और एक इम्पोर्टेंसी वाला का ये था कि 1 साल का जो टाइम लिमिट है उसकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन नहीं लगाता तो वो टाइम पीरियड नहीं मिलेगा उसको रेटिफाई करने हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसको। उन एप्लीकेशन। करो जी, इसकी शादी वैलिड करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसको शादी करनी है, आप वकील हो, कैसे? आपने लीगल शादी करनी है इसकी 8 साल के लिए बच्चे के साथ, जिसके ऊपर कोई शक शंका ना हो। करो, कैसे करोगे? मेजर के लिए है साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, और फिटनेस है। अगर ये सिया है तो इसको मेजर तो है ही, प्लस साउंड माइंड, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। शादी के लिए तो फिटनेस की जरूरत है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से सेंटर। हाँ ठीक है, सिया में नहीं है, अगर जबर है नहीं है, बिल्कुल सही बात है जी। जबर में विटनेस लगेंगे क्योंकि कंसेंट नहीं दे सकती है, ठीक है जी। इररिस्पेक्टिव शिया सुन्नी विटनेसेस होंगे, प्लस वो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद जितने भी रिलेटिव इनकैपेसिटी उसमें फॉल नहीं होना चाहिए। अगर वो हनाफी है तो इन इरेगुलरिटी में भी शादी वैलिड रहेगी। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही लिखना है अपने, स्पेकुलेट कर करके चीजों को लिखते चले जाओ। ये देखो जीवन खाका कौन सा है? नहीं लिखा होगा। वही से मुस्लिम मैंने लिखवाया है, उसके आगे पीछे देख लो, उसके बाद देख लो थोड़ा सा। देखिए सर, सारी बच्चे नोट्स भी स्कूल शुरू हो जाते हैं।
चलो कोई नहीं, टेस्ट में पता लग जाएगा। हाँ जी, बॉय गर्ल शादी, ठीक है जी। मेहर, सही बात, मेहर डिसाइड हो गया बट गलती से लिखा नहीं गया, नॉट रिटन। मेहर डिसाइड हुआ है बट गलती से वो कॉलम जहां पर मेहर लिखना था, नेचर लिखना था, अमाउंट लिखना था, वो खाली रह गया। बताओ। शिया है तो फुली प्रोम, सुन्नी है तो हाफ प्रोम हाफ डेफर्ड, और जो अमाउंट है वो दोबारा से दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड होगा। वो 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, अगर प्रॉपर है, प्रॉपर वो है तो प्रॉपर भी फिर अलग से डिसाइड होगा। सही बात है। कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा? नन। तुम्हें क्या लगा? नेचर मेंशन ना होता तो होगा, नेचर मेंशन ना किया कौन सा है, अगर अमाउंट नहीं है तो फिर तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है। यस, देखो जरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मतलब जमाई रिवाइज करने के लिए है। हाफ फ्रॉम हाफ हाफ प्रॉम्प्ट हाफ डेफर्ड हो जाएगा सुन्नीज में, शियाज में प्रॉपर। प्रॉपर डिसाइड करने के लिए अब वो लक, ब्यूटी, स्टेटस, वो मिला पॉइंट। $500 दिरहम की लिमिट किस स्कूल में है? शिया सुन्नी? किस किस में? शिया में किस किस कंसेप्ट में? प्रॉपर। बट क्या इसको मैं मंडेट लगा लूं? 500 से ऊपर नहीं हो सकता। हो सकता है, बट ये सुन्नतुल फैल है कि फातिमा की शादी में प्रॉफेट मोहम्मद ने इतना ही दिया। और लैंग्वेज भी हमने ये लिखी है क्या? शुड नॉट बी। सजेस्टिव लिखी है हमने लैंग्वेज, ought नॉट या मस्ट नॉट नहीं लिखा है हमने। तो हो सकता है, ऊपर हो सकता है, 500 से नीचे नहीं हो सकता। सही? कुछ पढ़ के भी आए हो? अच्छा, वो मैं इंजेक्शन की बात कर रहा था, कल कैंसिल हो गया, उसका फोन आ गया, बोला नहीं अभी नहीं बन रही, तो टाइम लगेगा, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। आओ अब आगे आ जाओ। किस पॉइंट तक आ गए थे हम गार्जियनशिप पे इजाजत में? जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। वो हस्बैंड के विषय में जो डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है, जनरल इन जनरल वाली समझ में आ गई? इन जनरल इन स्पेसिफिक है वो। कल एक जो आपको केस करवाया, उस स्पेसिफिक केस में उसको लास्टली जाकर कस्टडी मिल सकती है। जब हस्बैंड है वाइफ का, कोई बात नहीं, माइनर हस्बैंड है, तो उसको अनाथालय में क्यों डाल रहे हो? इमामबाड़े में क्यों रखना है उसको? हस्बैंड को मिल जाएगी। अदरवाइज देन दिस, हस्बैंड को, क्योंकि वो माइनर है, उसको किसी दूसरे माइनर की कस्टडी नहीं मिल सकती। व्हाई? बिकॉज ही इज जनरली डिस्क्वालिफाइड। नंबर सेकंड पॉइंट लिखो उसमें। ये लिख लिया था, पॉइंट लिख लिया था ये? इसी में पॉइंट नंबर 1 लिखो। आपने हेडिंग बनाई है जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें लिखो जरा, ए लिख लो या फिर 1 लिख लो, कुछ भी।
minor husband is incompetent to act as a guardian except to his own wife. शुरू से लिखो, minor husband is incompetent to act as a guardian except to his own wife in exceptional circumstances. Full stop. Next point. If any parent is a non-Muslim, comma, the other parent shall be entitled to act as a guardian. Shall be entitled to act as a guardian for the purpose of custody of the child. स्टॉप. बस यही 2 पॉइंट है इसमें. नेक्स्ट हेडिंग बनाओ. कहां से रह गया? बोलो. कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी आपने? डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग फीमेल्स. लिखो जी, हेडिंग बना लो. डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग फीमेल्स. लिखो जी, नंबर 1. If she has committed adultery. Full stop. Next. If she has become a prostitute. Next, number 3. If she has committed some criminal offense by gross and open immorality. Full stop. Number 4. If she is a professional singer or a mourner, mourner, mourner. Next, number 5. If she remarriages with any person not related to the child within the prohibited degree. नेक्स्ट लिखो जी पॉइंट. इफ शी गोज एंड रिजाइड्स एट सच अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम
द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, कहां से रह गया बताओ, फ्रॉम द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द फादर ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज, so that the father cannot frequently frequently की स्पेलिंग लिखो, FREQUENTLY, frequently visit her and the child. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ शी नेग्लेक्ट्स और इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड, थर्ड हेडिंग क्या थी, थर्ड हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग मेल्स। सबसे पहली आपको कंडीशन जरा समझना क्या लिखी है, मैं पूछता हूं अभी तुमसे। नंबर 1, नो मेल इज एंटाइटल्ड to the custody of a female minor who is not related to him within the prohibited degrees. सही, यानी कि इसका रेफरेंस अभी थोड़ी देर पहले लिखा आपने, डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग फीमेल्स लिखा है आपने, उसमें भी तो यही लिखा है। अगर दूसरी शादी कर ली उस लड़की ने और जो अब हस्बैंड आया है वो उस लड़की से, सपोज करो उस लड़की को पहले से एक लड़की है पहली शादी से, अब जिस नए बंदे से शादी हुई है वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के रिलेशनशिप में फॉल नहीं करता है उसकी लड़की के साथ, तो उधर से वो फीमेल भी हट जाएगी, उसको भी गार्जियनशिप या हिजानत नहीं करनी पड़ेगी, और हस्बैंड का हमने लिख ही लिया है, इस मेल पर्सन का हमने लिख ही लिया है पहले ही। चलो जी, नंबर 2, इसका डायग्राम बनाओ, देखो जरा ध्यान से। नीचे बना दो, यहां दिखेगा सबको, यहां इधर यहां दिख जाएगा। ये लो जी, ये फीमेल, सिर्फ फीमेल लिख रहा हूं मैं, फीमेल के अंदर मदर भी इंक्लूड है, और शिया सुन्नीस में हमने जैसे देखा बहनों के पास, बुआओं के पास, है ना, यानी माँ भी इंक्लूड है, इसके अंदर माँ के अलावा कोई फीमेल जो लिस्ट में हमने लिखी वो भी इंक्लूड है। सपोज करो इफ शी इज अ मदर, ये मदर है, इसको एक डॉटर है, ठीक है, इसके साथ इसका दिया पंचा हो चुका है, रोक कट चुका है, इद्दत शिद्दत फॉलो करने के बाद हस्बैंड नंबर 2, ठीक है जी। अब इसको हिजानत कब मिलेगी, किसकी, इसकी, इसको हिजानत तब मिलेगी जब इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है वो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड हो।
था, यस, हस्बैंड टू। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे तुम? एक बार मैं पिछले साल मुस्लिम लॉ के जब नोट्स तैयार कर रहा था तो आई वॉज विजिटिंग मेनी ऑफ द साइट्स, मैनी, लगभग हंड्रेड्स ऑफ द साइट्स, यूट्यूब के इंटरव्यूज, पता नहीं कितने तो सब्सक्राइब कर लिए थे। फिर एक दिन दो मौलवीज लाइक वो बैठ कर ना, जैसे कई प्रोग्राम्स होते जितने भी लाइक मुस्लिम कंट्रीज है ना, उसमें वो बैठ के ना प्रोग्राम बनाते, जैसे यहाँ नहीं होता है शनिवार बैठ जाते हैं, ये लोगों की कौन सी समस्या होती है, वो ज्योतिष विद्या से समस्याएं हल करते हैं। तो ऐसे ही दो बैठे हुए थे मुस्लिम्स, ठीक है जी। तो एक कॉलर का फोन आया, एक कॉलर पूछता है फोन पे कि भैया ये जितने मौलवीज वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो कुरान पढ़ाते हैं, एन utmost they caught in the sexual acts with that particular child if she is a female। ये हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने पहले एक वीडियो आया था अपने यूपी में, पता नहीं बिहार में कोई मदरसा, उसमें जो मौलवी था मदरसे का वो छेड़ रहा था लड़कियों को, वीडियो था, प्रॉपर वीडियो आया हुआ। तो बेसिकली इसका जस्टिफिकेशन, वो जस्टिफिकेशन हम दे नहीं सकता, तो मैं नहीं बता सकता, बस इतना रीजन बता सकता हूँ कि भैया अरबी बड़ी गर्म होती है, ठीक है, कहीं ये शादी ना कर ले इससे, यानी जिसको हिजानत दी है वही हैवान ना बन जाए, ठीक है। तो इसके, क्योंकि देखो ये फीमेल है लेकिन इसके 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 हाथ में भी तो आ गई लड़की, चांसेस हैं ये फायदा उठा सकता है इसका, या फिर इसको 2 साल के बाद बोले भाई तू तो बुढ़ी हो गई, चल मुझे तेरी लड़की पसंद आ गई, क्योंकि इनडायरेक्टली इसके पास भी हिजानत जा रही है, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली तो जा रही है। लड़की सेफ रहे, कितना अच्छा लो है, बीइंग सेक्युलर है, तो पहले ही ये देखा जाएगा कि ये इसके बीच में जो रिलेशन है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोहिबिटेड बाय कुराबत, चाहे प्रोहिबिटेड बाय मुशरत, चाहे प्रोहिबिटेड बाय रिजा, कैसे ही हो। अब इधर से ये मेल को भी जा सकती है कस्टडी, इधर से मेल हमने पहली कंडीशन लिखी है भाई किसी भी मेल को यदि फीमेल की कस्टडी दी जाएगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करते हो दोनों, अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल नहीं करते तो नहीं दी जा सकती कस्टडी। मैं तो ये जवाब सुन के चैनल, ये कौन सा लॉजिक हुआ? वैसे पूरे मुल्क के सदर ने बोला है पिछले महीने ही, लड़कियों के रेप इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं। फिर उस देश में एक बकरी का गैंग रेप हो गया, किसी का इंटरेस्ट नहीं है जियो पॉलिटिक्स में, अपने देश में नहीं है, अपने पड़ोस में हुआ। नहीं, सदर, मैं बेसिकली प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, अपने पड़ोसी मुल्क में बोला था ये पिछले महीने, और इंटरनेशनल मैगजीन को, बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा है साहब, मतलब देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा। फिर उसके 15 दिन के बाद एक बकरी का गैंग रेप हो जाता है, फिर उससे पूछते हैं कि भैया अच्छा छोटे कपड़े पहनते शायद बकरी ने, चलो कोई बात नहीं, ये समझ गए, ठीक है आगे आ जाओ। नंबर 2, सच मेल पर्सन इज प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, खर्चीला, अत्यंत खर्चीला। आओ जी नेक्स्ट हेडिंग पे, डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग पेरेंट्स।
बताओ जी, पेरेंट्स पेरेंट्स समझते हैं हम, सही बात। बताओ जी, पहला गार्जियन। डॉक्यूमेंट में फादर, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करो, कल डीजियो और डी फैक्टो पे बड़ी बहस हो रही थी। मदर शैल बी दी गार्जियन बाय दी फैक्ट ओनली, यस। लेकिन जहां पर हिजानत की, डॉक्यूमेंटेशन की, प्रॉपर्टी की बात आएगी, फादर शैल बी दी गार्जियन, फर्स्ट नेचुरल गार्जियन, राइट। दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं मैं ये। तब तक मदर कब तक ऐसे डिफैक्टो रहेगी? जब तक फादर जिंदा है। जैसे ही फादर खत्म हो जाएगा तो मदर बन जाएगी, नेचुरल गार्जियन बन जाएगी, डिफैक्टो डिजोर सब वही हो जाएगी। सही है? अच्छा, कर लो कर लो मधु, कर लो। पता ही नहीं, 1 महीना हो गया, पता नहीं क्या ताजमहल बना रहे हैं। हैं? हाँ, खुद के पैसे। ये पीछे शीशा टूटा हुआ है, तुझसे करवाया। ये तो शीशा अभी मिल नहीं रहा है, मिला ही नहीं जब ये करवाया इधर। पिछले लॉकडाउन में लाइट लूट सब उतार के ले गए थे, जब आए थे जब एक लाइट नहीं मिली, एक तार भी ले गए थे उठा। पंखा है ना, पंखा जैसे छेड़ेंगे फॉल सीलिंग सारी नीचे हो जाएगी। कोशिश तो करिए, देखो वो ऊपर रखे हुए फॉल सीलिंग के डब्बे दिख रहे हैं, हटाया हुआ है सारा। चलो जी आगे आ जाओ। कौन कौन से ग्राउंड है पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट को हटाने के लिए? चलो, मदर तो हमने फीमेल में कर ली, सिर्फ फादर के करवाता हूं, मेल पेरेंट के, ठीक है ना? फादर के लिख लो, मेल के तो कर ली, पेरेंट मेल पेरेंट फादर। लिखो जरा नंबर 1, इफ ही इज अनफिट इन कैरेक्टर and conduct, full stop. Number 2, if he is unfit regarding external circumstances, करेक्टर के अलावा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, उसके हिसाब से अनफिट है। नंबर 3, इफ ही वेव्स ऑफ, WAIVES, वेव्स ऑफ, त्यागना, वेव्स ऑफ हिज राइट, वेव्स ऑफ हिज राइट्स, WAIVES, वेव्स ऑफ मतलब त्यागना। देखो, एक तो हो गया करेक्टर के अलावा वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अब जिसका करेक्टर खराब है तो उसके पास तो वैसे ही बच्चे नहीं छोड़े जा सकते। इसके अलावा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस मतलब इतना पागल भी नहीं है, लेकिन मतलब बेइंतहा इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? बच्चे भाई अगर जिम्मेदारी बांध दीजिए, भाई शाम को एक बार घुमा ला, इनको बाहर छोड़ाया, भूल गया। ना, बिरकी का तो आजकल इलाज है, गारंटेड इलाज है। आप देखोगे नहीं, थोड़े 2-4 साल के बाद दिखेगी नहीं। दौरे पड़ते होते तो मुंह से ना झाग आते थे उसमें, यूट्यूब पे देख लो। इसमें क्या देखना है, जी खराब हो जाएगा तुम्हारा।
करेक्टर के अलावा यानी इंटीग्रल या फिर इंटीरियल के अलावा कोई भी एक्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाता हो, ठीक है जी, मंदबुद्धि हो, ठीक है जी, नहीं समझ रखता हो, भैया तो चलो जी आगे आ जाओ। वेव्स ऑफ हिज राइट नंबर 4। गुस्से वाला उसको हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीमली गुस्से वाला नहीं छोड़ा जा सकता। अपना हाथ कंट्रोल नहीं कर पाता वो, मान लो 6 फुट से ऊपर हो, पहलवान हो, अब वो देखेगा ही नहीं सामने 2 साल की बच्ची है या 20 साल का बच्चा है, लड़का है, उसने एक ही फोर्स से थप्पड़ मारना है। अब सपोज करो 6 फुट 6 इंच का और घुमा के थप्पड़ मारे 2 साल की बच्ची, खत्म, she'll be dead. Yes. Number 4, if he enters into an agreement to the contrary, पहले ही निकाहनामा में लिख लिया, भाई देख भगवान आपा हाथ नहीं लाया, बड़ क्या है, अपने आप देख, मैं नहीं, बच्चों को जब हाथ लगाने की बारी आई तो यूं सोच के मैं हूं ही नहीं, ये लिख दिया मैंने निकाहनामा, ठीक है। चलो नंबर 5, इफ ही इज आउट ऑफ द jurisdiction of the court, लास्ट लिखो जी, if he intends to go abroad, to go abroad, हाँ जी, आप प्लीज कृपया करके बच्चे को उठा लीजिए। ना 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 ना, मेरा तो प्लान हो गया, मैं दुबई जा रहा हूं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन ये है कि भैया मैंने जाना है, मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, हाँ किसी काम से जाए, सिर्फ इतना यदि हो गया कि भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूं तो यस इट इज ए पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ कि अब उसको कस्टडी नहीं दी जाएगी, जाना सही बात है, उसने जाना, उसको हिजाना देके फायदा क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग द हस्बैंड। हाँ जी, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन में भी हमने एक पॉइंट लिखा, ठीक है जी, जरा घुमा के पॉइंट वही लिख लो, लिखो हस्बैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हिज माइनर वाइफ in preference to her mother unless she attains puberty or as to such age as may permit the consummation of marriage. Permit consummation of marriage. यहीं पर ही अब वो सवाल आएगा, हमने अलग अलग डायग्राम बनाए थे कि इन जनरल, बताओ जी इन जनरल प्यूबर्टी की एज क्या है? इन जनरल कहाँ लिखा है, किसने लिखा, पूरा रेफरेंस दो। अच्छा ऐसा हो सकता है, मतलब मैं पूछ रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है कि कोई लड़की या लड़का प्यूबर्टी का हिसाब किताब,
7 साल से पहले 6 साल का हो जाए तभी हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं एक बार सर्च करने लग गया था तो मेरे को एक यूके का केस मेरे सामने आया। 16 साल की लड़की नानी बन चुकी है। मैं सर्च कर रहा था, मुझे ऐसा मिला नहीं कुछ भी, लेकिन मेरे को एक ये यूट्यूब पे वीडियो भी है। आजकल जनरल बीमारी चल रही है, बच्चों की प्यूबर्टी एज जो है बहुत पीछे खिसक गई है ड्यू टू द लाइफस्टाइल। वीडियो से आगे सर यूट्यूब पे देखो आप ना ब्लॉग से आगे जाओगे उसमें दिखा रखा था एक मां बेटी खड़ी थी लड़की थी 5.5-6 साल की उसका दिखा रखा था कि केस ऐसा कोई खुदा जल्दी हो जाता है। अब वो तो बीमारी होती है, वो तो ऑटिज्म बीमारी होती है। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसे हो सकता है? तो फिर प्यूबर्टी तो हम बेसिकली कंडम से लगा ही नहीं सकते। 15 इयर्स, सवाल का जवाब सही है, लेकिन किसने लिखा है ऐसा? मैंने हेडिंग भी लिखवाई तो थी तुम्हें डायग्राम में। सुन्नी शिया, न्यू लो ओल्ड लो, पूरा याद रखा करो। न्यू ओल्ड लो क्या है? शिया के अकॉर्डिंग 9 साल है। अगर कॉन्ट्रेरी अपीयर हो गया तो 9 साल नहीं है। ये भी हो सकता है कॉन्ट्रेरी ये प्रूव हो जाएगी भाई 8 साल या 7 साल में प्यूबर हो गई थी। सही, चलो चलो जी, माइनर्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब। गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। ये जो लास्ट का लिखा है हस्बैंड का था, डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग द हस्बैंड। मिक्स कर दिया क्या? ना सर, ये 4 पॉइंट पेरेंट्स का ना सर, डिस्क्वालिफिकेशन। 4 पॉइंट कौन सा पढ़ के बताओ ना। सभी हमने, मैं बताऊं, हमने मेल को और फीमेल को सभी हिसाब से कर लिया डिस्क्वालिफिकेशन। मेल अगर वो हस्बैंड है तो इफ समहाउ ही बिकम्स अ फादर, ठीक है जी, वो उसका कर लिया हमने, ठीक है जी। हाँ, और अगर पेरेंट में मेल आ गया तो वो हमने कर लिया। पेरेंट यदि वो क्या बोलते हैं हिजानत अगर हस्बैंड को जा रही है वो भी मेल है तो उसका भी हमने कर लिया। ऐसे ही अगर वो फीमेल मदर है तो भी हमने उसका डिस्क्वालिफिकेशन कर लिया। समहाउ इफ शी इज नॉट मदर लेकिन फीमेल है जिसको कस्टडी आई उसका हमने डिस्क्वालिफिकेशन कर लिया। कैसे ही कर लेना, अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। घर पे जाके कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। फिर मेल फीमेल अलग अलग बना लेना, फीमेल के डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट, मेल के डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट, उसमें बाइफरकेट कर लेना का ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ, ये हस्बैंड हो गया, हस्बैंड का डिस्क्वालिफिकेशन, उसको रेफर कर लेना फिर वहां से। ये गायब हो रहा है, भाग रहा है, तैयार नहीं है। हमने फीमेल के विषय में भी यही पढ़ा कि वो ऐसे स्थान पर जाकर रहने लगी, शादीशुदा है, शादी चल रही है, ऐसे स्थान पर जाकर रहती है जहां पर हस्बैंड उसको विजिट नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि स्थान वो जो है सिर्फ दूर ज्यादा हो, एक ही शहर में हो लेकिन गुमनाम रह रही हो, नाम वाम बदल के नहीं विजिट कर पा रहा हस्बैंड। सही बात। चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाई आपने? गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, गार्जियनशिप फॉर माइनर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर दोनों प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल। लिखो जी कितने प्रकार के गार्जियन। नंबर 1 डी ज्योर, DDE डैश ज्यूर, JURE ज्यूर, ब्रैकेट में डाल लो लीगल, और इसी के साथ में लिखो और नेचुरल गार्जियन। नंबर 2
guardian appointed by the court. लिखो करवाता हूं। इसको ब्रैकेट में लिखो सर्टिफाइड गार्जियन। नंबर 3 डी फैक्टो गार्जियन। देखो हमने क्या लिखा है, डी ज्योर में लिखा है हमने, या फिर नेचुरल गार्जियन। बताओ जी मुस्लिम लॉ के हिसाब से नेचुरल गार्जियन मदर फादर, लीगल मुस्लिम लॉ के हिसाब से लीगल। देखो बीमारी मुस्लिम लॉ की याद रखना, अगले हफ्ते तक याद रखना, इट इज नॉट कोडिफाइड। शरीयत एक्ट में भी सिर्फ इतना लिख दिया कि कितने भी कंसेप्ट हो मुस्लिम लॉ के शरीयत से डील होंगे, फुर्सत से लिख दिया। डोवर, मेंटेनेंस, निकाह, तलाक, इजानत, शफा, वकफ, वसीयत, हिबा। लेकिन ये एक्सप्लेन कहाँ है? ये जिन टेक्स्ट बुक में मुस्लिम्स की जहां पर एक्सप्लेन है उनको कहा जा रहा है मुस्लिम लॉ। इट इज अ लॉ। व्हाट इज अ कुरान? कुरान क्या है? इट इज अ सुप्रीम कमांड फॉर ऑल मुस्लिम्स ऑल अराउंड द पृथ्वी लोक का, कहीं भी हो। श्री श्री 1008 श्री अशुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि भाई वी कमांड्स बाय द सुप्रीम कमांड, एंड फॉर अस सुप्रीम कमांड इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कमांड इज ओनली कुरान। डिबेट देखना जरा, कोई स्कॉलर है बहुत बड़ा, पता नहीं डैश साई साई करके, वो दाढ़ी चश्मे वाला बंदा है वो। व्हाट अ मिराकुलस डिबेटर। मतलब इंग्लिश में बोलता है सर वो, उसको मुस्लिम कौन सा फिल्म बनाता है उसको भी उसके साथ भी लाइव डिबेट वो तो श्री श्री रविशंकर है, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, डिबेटर पॉलिटिकल फिगर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है चलो कोई बात। कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ सुप्रीम लॉ से, इनके लिए सुप्रीम लॉ कौन सा है? सुप्रीम लॉ, सुप्रीम सोर्स कुरान। ठीक है जी। लॉ को हम जो लॉ पढ़ते हैं वो वाला लॉ नहीं समझना, दिस इज मुस्लिम लॉ, राइट। चलो जी, लीगल गार्जियन हेडिंग बनाओ जी। समझते चले जाओ। अब लीगल गार्जियन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले लीगल गार्जियन, सबसे पहले नेचुरल गार्जियन बताओ। प्रॉपर्टी कर रहे हो अब? ना कुछ नहीं बात नहीं। लिखो जी, फॉलोइंग्स आर द पर्सन्स एंटाइटल्ड, और ब्रैकेट में कर लेना इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको लिखवाए जाए उसी ऑर्डर में लीगल गार्जियन रहेंगे। अब मुस्लिम लोग क्या बोलता है? नेचुरल गार्जियन। हु इज द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन? फादर। डी फैक्टो इज अ मदर, ठीक है ना। बट हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात आएगी तो नेचुरल गार्जियन फादर। अगर फादर नहीं है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से फादर फादर, और वो जो हमने लिस्ट बनाई थी। लिखो जी, नंबर 1 द फादर, नंबर 2 the executor appointed through father's will, appointed through father's will, ऊपर कोमा लगा के एस वाला, father's will, वसीयत, कोमा लगा के लिखो टेस्टामेंट्री गार्जियन। नंबर 3 फादर्स फादर,
Number 4, executor appointed through father will. कहाँ से सारा? executor appointed through father will. हिंदू लॉ में भी हमने किया टेस्टामेंट्री गार्जियन. कैसे बनता है टेस्टामेंट्री गार्जियन, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी. नेचुरल गार्जियन जो है, अब हिंदूज में भी नेचुरल गार्जियन फादर. अगर फादर है, फादर विल बना के चला गया है और माँ अगर अपॉइंट नहीं करती है तो उसी का ही चलेगा. ठीक है, चलो. अब फादर क्या करेगा? सपोज करो बहुत पैसा है अब्बू जान के पास, लेकिन अब्बू जान बीमार है. ऐसा हो सकता है, अब्बू जान के साथ है ना, when he was 80 his son is maybe 2 years, हो सकता है. वसीयत में अब वो सक्सेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी जाएगी. बुढ़े के बाद बहुत माल है, प्रॉपर्टी जाएगी. अब उस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए इसको किसी पे विश्वास नहीं है अब्बू जान को. अब ये क्या करेगा? अपने किसी विश्वासी को विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू, विल समझते हैं ना, वसीयत, अपनी विल के थ्रू अपॉइंट कर देगा, यानी किसी को ऑथोराइज कर देगा. ठीक है, वली बना देगा. और उसके खत्म होने के बाद ये ध्यान रखना, चाहे हिंदू लो हो, चाहे मुस्लिम लो हो, चाहे सक्सेशन होना हो, ठीक है जी, या प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू जिसमें विल में आई हुई है, वो विल कब एग्जीक्यूट होगी? मरने के बाद एग्जीक्यूट होगी. तो अब ये मरेगा, ठीक है जी. तो ये विल को एग्जीक्यूट, अब क्या है? एग्जीक्यूटर आएगा. चलो, इकबाल को दी थी, इकबाल को जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन बना दिया. अब एग्जीक्यूट होगी, ही इज द एग्जीक्यूटर ऑफ दैट विल. ठीक है जी. सबसे पहले गार्जियन कौन है? हम कौन से गार्जियन की बात करें? लीगल गार्जियन की. सबसे पहले कौन? फादर. फादर के बाद यदि फादर विल बना के चला गया तो विल जो बना के गया उसके बाद दी एग्जीक्यूटर. नहीं विल बना के गया तो फिर दादा, और दादे के बाद दादा यदि कोई विल बना के गया उसका एग्जीक्यूटर. सिंपल, कोई टेक्निकलिटी नहीं. बाय विल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है. बिल्कुल सिंपल कागज पे होती है. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से इट इज नॉट मैंडेटरली रजिस्ट्रेबल. रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. 10 रुपए का स्टाम्प लेके आओ, नोटरी करवा लो. नोटरी भी नहीं करवाना, वो भी मत करवाओ, 2 विटनेस के साइन करवा लो. ठीक है जी, जिसने बिल बनाई उसके साइन करवा लो. ठीक है जी, डेट डूट डाल दो बस. चलेगी चलेगी. अगर विटनेस होंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट, बताओ जी कौन सा सेक्शन है? बताओ. प्रोबेशन ऑफ विल 60 68. यस, रीड विद सेक्शन 69 70 तक. अगर विटनेस होंगे तो प्रोबेट हो जाएगी, कोर्ट के सामने प्रूव हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल है. सही है. क्या पॉइंट आपने पॉइंट पूछा था ना वो लेडीज के लिए, फीमेल के लिए केस लिखो. सैयद, SYED, सैयद, या फिर सईद, सैयद शाह, SHH, शाह गुलाम, GULAM, गुलाम, वर्सेस सैयद शाह अहमद. सैयद SYED, सैयद शाह SHAH, गुलाम इज गुलाम वर्सेस सैयद शाह अहमद. 1971 सुप्रीम कोर्ट.
देखो जी, इन जनरल लाइन लिखो। जनरली और प्राइमरली a mother तो माँ ब्रदर, लिखो दोबारा से लिखो, प्राइमरली a mother तो माँ ब्रदर तो माँ अंकल एटसेट्रा। एटसेट्रा कौन से? ये इनके अलावा ये जो चार आपने लिखे, ठीक है जी। आर नॉट एंटाइटल्ड to be the legal guardian for the purpose of taking care of entitled for the purpose of taking care of the property of any minor. Full stop. However, they can be appointed so as an executor by fathers, ऊपर कॉमा लगा के फादर्स, और फादर्स फादर विल। मदर, और इसके अलावा जो हमने 4 डिग्री करी है, जो 2 बंदे हमने किए हैं, ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी बंदा लीगल गार्जियन नहीं हो सकता। हाँ, इनके अलावा जो बंदे हैं, जितने भी रिलेशन या डिग्रीज हैं, उनको गार्जियन बनाया जा सकता है। कैसे? बाय विल। एज एन एग्जीक्यूटर दे कैन बी ए गार्जियन, अदरवाइज प्राइमरली दे कैन नॉट। सही बात। अब एक केस और लिखो, गुलाम हुसैनी मनेर, हुसैनी HUSANI हुसैनी, मनेर MANER मनेर, वर्सेस अब्दुल राशिद अब्दुल मनेर, अब्दुल राशिद अब्दुल मनेर, सुप्रीम कोर्ट 2000। मदर के बारे में हमने पढ़ा, लिखो जी, मदर shall always be considered to be the de facto guardian of the minor for the purpose of custody. Therefore, it is to be stated that, therefore, comma लगा के, it is to be stated that during the lifetime of the father, comma, the mother of the minor cannot be appointed as his her guardian, appointed as his her guardian to accept the gifts, to accept the gifts even
चलो जी, क्या हो गया? तुम्हारा मतलब 2 मिनट फ्री होते ना, तुम्हारी हॉटलाइन शुरू हो जाती है बीच में। देखो जी, पावर्स ऑफ लीगल गार्जियन। रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो जी, अंडर द मुस्लिम लॉ, जहां कहीं भी डिक्टेशन में लिखा है मुस्लिम लॉ, तो यू हैव टू फर्स्ट रेफर टू द अनकोडिफाइड मुस्लिम। अंडर मुस्लिम लॉ, अ लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन सेल द immovable property of the minor when the sale becomes necessary for the purpose of maintenance and when such minor has no other property, following are the cases where the legal guardian followings are the cases से लिखो, following are the cases, where the legal guardian is authorized to deal with minors property, दो बिंदी डैश। नंबर 1, किन किन केसेस में ये लीगल गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है? नंबर 1, there are debt, 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 उधार, उधारी। There are debts left by the deceased and now there is no other means to pay it out. जो माइनर के वालिद थे, वालिदान थे, उनके ऊपर बहुत कर्ज था, ठीक है जी। अब देखो नीचे प्रॉपर्टी कब जाएगी, सबसे पहले कर्ज निकाला जाएगा। जब सक्सेशन कराऊंगा तब फिर लिखूंगा यही पॉइंट, हिंदूज में भी यही है। अब मेंटेन करना है, या मेंटेन करने के लिए किस प्रॉपर्टी में से मेंटेन होगा ये पता लगाओगे, और वो पूरी प्रॉपर्टी अब डेब्ट में जाएगी। दूसरा कोई सोर्स नहीं है माइनर के पास, तो उसकी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा सकता है गार्जियन। नंबर 2, द माइनर हैज नो अदर मीन्स और प्रॉपर्टी out of which
कॉमा लगा के लिखना, आउट ऑफ विच he she can be maintained and for the purposes of maintenance the sale becomes necessary. Number 3, when the property of the minor can be sold at double of price, दुगने रेट में बिक रही है प्रॉपर्टी, बेच दो. Number 4, the circumstances where the expenses of the maintenance exceeds the income received out of such property. Number 5, when such property is subject to decay, अच्छा खेत सब्जेक्ट टू डीके होता है, जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, डीके मतलब क्षय, खत्म हो रही है. ग्रोइंग क्रॉप्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये तो लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कौन से भी एक्ट में पढ़ी थी हमने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. बिल्कुल सही बात, उसी में लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, या तो लैंड है या फिर लैंड से परमानेंटली फास्टन अटैच्ड कोई चीज. हाँ क्रॉप, यस. क्या वो परमानेंटली फास्टन है? फास्टन या फिर रूटेड, यस. आम का बाग लगाया है किसी ने, आम के बाग मेरे ख्याल अगर ढंग से लगाया जाए, प्रॉपर टेकिंग केयर करी जाए तो मेरे ख्याल 300-400 साल चलता है, आई गेस. आम के तो फिर यही इंटेंशन होती है कि परमानेंटली वो करा आपने, तो ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है उस खेत के साथ. आप जितनी ये फसलें हैं, गेहूं की फसल लगा दी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है. इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है बताओ? गेहूं लगाने की इंटेंशन क्या है? गेहूं लगाएंगे, गेहूं का दरख्त बन जाएगा, फिर उस पे तीज के समय झूले डाल लेंगे. ये वाला लोगों ने पहले बाग लगाए, पता करके जो दादाजी थे कितने साल में आएगा, 3 साल का बाग है उसका. हाँ ऑब्वियसली मिलेगा, बाग लगा लिए मिलेगा. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी का खेत है वो सब्जेक्ट टू डीके हो सकता है? एक एग्जांपल देता हूँ, नदी के किनारे है खेत और नदी में हर साल बाढ़ आती है. अच्छा वो मतलब खत्म हो जाएगा खेत, नंबर सब खत्म हो जाएंगे, किला नंबर खत्म. तो इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? सवाल ही तो पूछ रहा हूँ.
देखो खेत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो सब्जेक्ट टू डीके होती है। इंजन लगाया हुआ है खेत में, परमानेंटली फास्टन होता है। बोरवेल है, परमानेंटली फास्टन है ना। परमानेंटली मतलब इंटेंशन यही होती है ना। सपोज करो 400 फुट नीचे कोई बोरवेल लगाए के 6 महीने पे पाड़ के ही नहर फिर आगे लगा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। परमानेंटली करते हैं उसको भी, लेकिन वो सब्जेक्ट टू डीके है। मोटर खराब होती है, लगी हुई पाइप भी गड़ती है, सही है। सपोज करो खेत नहीं है, इंजन लगाया हुआ है उसने, सब्जेक्ट टू डीके है, खराब हो रहा है, 1 महीने के बाद तो किलो के भाव में जाएगा वो। इससे अच्छा है उसको बेच दो, सही है। चलो आगे आ जाओ। नंबर 6, द प्रॉपर्टी has been usurped, 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 us property usurped, usurped स्लैश लगा के trespassed, and there is no chance of restitution। मतलब ऐसी जगह है जहां पर ऐसा कब्जा हो गया है कि अब उसको रेस्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। टू बेटर इट टू गिव इट अवे, बिक रही है बेच दो। हाँ जी। नंबर 7, if there are legacies which are if there are legacies which are unpaid, बताता हूं क्या होती है लीगेसी। and there is no other means to pay them, प्लीज बोलो। and there are no other means to pay them। अच्छा, किसी को ये पता है जो जितने भी है, जैसे हमारे देश के अंदर ये बड़े बड़े नवाब हैं, आज भी हैं, है ना, उन सबको रॉयल्टी जाती है। हाँ, प्रोविंसेस तो ड्रॉप हो गए थे, लेकिन रॉयल्टी जाती है, और वो सिर्फ नवाबों को नहीं जाती, राजा महाराजाओं को जाती है। जयपुर गए होगे तुम? जयपुर में कितने किले हैं? आमेर के किले में गए होगे? आमेर के किले के 2 पोर्शन है ना 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 ना, रहते उसमें नहीं रहते, आमेर के किले में नहीं रहते। आमेर का किला जो पुराना जयपुर था, वो ऊपर पहाड़ पे जो है, किले के अंदर ही महल होते हैं। किलेबंदी को जो दीवार होती है सिर्फ उसको किलेबंदी बोलते हैं। जो उसके अंदर है उसको सब कोई किला ही होता है। देखो प्रोविंसेस चले गए हैं, प्रोविंसेस बहुत बताता हूँ, प्रांत, जितने भी प्रांत रजवाड़ों के हाथ में थे उन्होंने स्वतः ही छोड़ दिए थे। लेकिन देखो अब पिंक सिटी में आप जब वहां जाते हो, हवा महल और ये पीछे जो सिटी पैलेस होता है, सिटी पैलेस के एक हिस्से में जो वहां राजा है आज भी वहां रह रहा है उससे, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है, उन रजवाड़ों से, उन किलेबंदियों से, उन किलों से जो इनकम होती है, लोग आते हैं देखने, है ना, जो भी जयपुर जाते हैं मेरे ख्याल किले तो देखते हैं, वो महल देखते हैं। तुम सिटी पैलेस में गए होगे, टिकट लगती है। मैं फंस गया था एक बार, बोला आपकी लाइन वो अगली है, फॉरनर वाली 2400 वाली में खड़ा कर दिया था।
क्रिमिनल विस्तार कर रहा, देशी हूँ मैं। ठीक है, मैं वो कैप लगा के गया हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं। देखो अब वो 2400 रुपए की, अब वो सरकार के पास नहीं जाते सारे के सारे 2400 रुपए। उस 2400 में से कुछ हिस्सा एज अ लीगेसी, एज अ रॉयल्टी रॉयल फैमिली को जाएगी। ठीक है जी, ये तो मैंने कर दी इनकम की बात, रॉयल्टी। ठीक है जी, अब सपोज करो कोई एक ऐसा नवाब साहब है या ऐसा राजा है जिसने वो किला दिया ही नहीं है। ठीक है जी, अब सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, जो टिकट टुकट के पैसे हैं, वो उसी राजा के पास जाती है। ठीक है जी, लेकिन वो महल, वो किला वर्ल्ड हेरिटेज में या फिर नेशनल हेरिटेज में शामिल हो चुका है, तो उसकी एक अप टू लेवल, एक लेवल तक उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब वो देख रेख नहीं कर रहे, उसके लिए एक सरकारी एजेंसी लगा दी जिसको पे करने का काम उस राजा का होगा। तो ये क्या है? ये लीगेसी अनपेड है। ये एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको लीगेसी अनपेड का। ठीक है ना? कोई दी भी नहीं है इसमें गवर्नमेंट को, फॉरवर्ड हेरिटेज है, वो मना भी तो कर सकता है। हाँ मना कर देगा, लेकिन उसकी देखरेख भी तो करनी पड़ेगी। वर्ल्ड हेरिटेज में अगर आ गए हैं तो उसको प्रॉपर केयर पोषण करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। वर्ल्ड हेरिटेज के लिए पहले फॉर्म करवाना पड़ता है। नहीं, वो सरकार खुद करती है, फॉर्म जमा करवाने के लिए उससे कुछ नहीं। तो सरकार कहती है कि नहीं देखो कोई नहीं समझ करो। हाँ, सरकार की कुछ वो बेसिकली कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती है, उसके हिसाब से जाते होते हैं। अब जैसे जंगल हैं, कई जंगल भी वर्ल्ड हेरिटेज में है, तो उनकी कोई एप्लीकेशन थोड़ी जाती है, सरकार खुद करवाती है। तो जो भी लीगेसी अनपेड है और अब कोई रास्ता नहीं है वो कर्जा उतारने का, कर्जा तो उतारना पड़ेगा। ये तो हमने डेप्ट वाले पहले कंसेप्ट में ही कर लिया, पहला ही पॉइंट किया है, डेट है ना मनदीप? मोहन प्यारे जागो, लीगेसी अनपेड हो गया, लिख लिया। चलो जी आगे आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, पावर ऑफ लीगल गार्जियन रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टीज। देखो जी, पावर टू सेल और प्लेज, PLEDGE, प्लेज द मूवेबल प्रॉपर्टी in case of necessities such as food, clothing and nursing। कहां से रह गया? power to sell or pledge, PLEDGE, the movable property in case of necessities such as food, clothing, nursing, etc. लिखो जी, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। लिखो, in the absence of legal or natural guardian। सही। अब ये ऑर्डर हमने लिखा था ना, अभी ऑर्डर के थ्रू याद करें, जिस ऑर्डर में लिखवा रहा हूं उसी ऑर्डर में। अब हमने, अब क्लियर हो गया कि नेचुरल लीगल क्यों लगा रहे हैं हम। सही, चलो जी, लीगल और नेचुरल गार्जियन, द कोर्ट शैल अपॉइंट
द गार्जियन for the protection and preservation, for the protection and preservation of the minor's property. Full stop. The court, while appointing any person as guardian, एक सेकेंड, कहां तक लिखा था? एनी पर्सन एज गार्जियन, शुरू से बताना था कोर्ट, ठीक है, shall only consider the welfare of the minor and it is therefore it may appoint mother in place of paternal uncle as guardian of property. सही बात? देखो जरा थोड़ा सिंपल करते हैं, प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं, क्या एक मदर, ध्यान से सुनना, क्या एक मदर नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन हो सकती है? माय क्वेश्चन, जोर से बोलो, समझ आया? वेलिंग बेटा कस्टडी के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के लिए। जो आपने वो जो बनाए वो कस्टडी के लिए, हिजानत के लिए। डी फैक्टो गार्जियन मदर है। आपने अभी नेचुरल में बनाए नहीं, 4 बंदे नहीं लिखे, फादर, एग्जीक्यूटर, फादर्स फादर, एग्जीक्यूटर। यस, बाय विल मदर कैन बी ए गार्जियन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर बेबी। नहीं समझे? देखो जरा ध्यान से, माइनर है जी, ये गार्जियन अपॉइंट हो सकता है इसकी बॉडी के लिए और इसकी प्रॉपर्टी के लिए। देखो जी, जब बॉडी की बात आएगी तो बॉडी वाला पोर्शन हमने किया था कल, हु शैल बी द गार्जियन। हमने बनाया था शिया सुन्नी वाला, अप टिल प्यूबर्टी, अप टिल 7, अप टिल 2, अप टिल 7 शियाज में कौन होगा? मदर। सही बात। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के एज गैप के बाहर फादर। उसके बाद हमने किया फेलिंग मदर, फेलिंग फादर। ठीक है ना? अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो पहली चीज ये है कि मदर कैन नॉट बी ए गार्जियन फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। कौन होंगे नेचुरल गार्जियन या फिर लीगल गार्जियन? फादर प्लस विल, फादर्स फादर्स प्लस विल। 4 बंदे, 1 2 3 4। उसके नीचे हमने अभी केस किया प्राइमरीली मदर कैन नॉट बी, बट हाँ अगर बाय विल में नाम आ गया तो
विल में नाम आती है वो मदर नहीं रहेगी, वो कौन हो जाएगी? एग्जीक्यूटर। सही, अभी ठीक है। अभी हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं? गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। देखो जी, सपोज करो फादर खत्म, फादर खत्म, फादर कोई विल भी नहीं लिख के गया, फिर फादर खत्म हो गया, फादर भी कोई विल नहीं लिख के गया। अब ये केस कोर्ट में आएगा कि जी प्रॉपर्टी के है इस बच्चे की, ठीक है ना, उसके लिए गार्जियन अपॉइंट कर दो आप। अब ये तो हम हिंदू लॉ में भी पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी कोर्ट के सामने केस जाएगा, एज फार एज कि गार्जियन अपॉइंट करना है, तो कोर्ट सिर्फ एक चीज चेक करेगी, कोर्ट ने सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में कंसीडर करनी है, वेलफेयर ऑफ द माइनर। कल को तुम भी जज बन जाओगे, तुम्हारे सामने ऐसा केस आएगा, माँ जिंदा है, ना पिताजी की विल का कोई एग्जीक्यूटर, ना दादा की विल का कोई एग्जीक्यूटर, माँ जिंदा है, बताओ तुम जज हो, ये केस तुम्हारे सामने है, बताओ कौन वेलफेयर किसके साथ है? तो क्वेश्चन, क्या मदर का हो सकती है? बाय द कोर्ट एक सर्टिफाइड गार्जियन हो सकती है। प्राइमरीली शी कैन बी अ गार्जियन, नेचुरल और लीगल, नो। शी कैन बी एन एग्जीक्यूटर, यस। अभी ठीक है, चलो देखो जी आगे। उसके बाद कोई ना कंसीडर करेगा, सिर्फ वेलफेयर मैटर करेगा, जो चीज जो कोर्ट को चेक करनी है, ठीक है जी। किसी के पास भी वेलफेयर कोर्ट को नजर आए, उसको गार्जियनशिप दे दी जाएगी, ठीक है ना। कोर्ट कैसे गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ जी, कमीशन हो सकता है, सीपीसी, किसी की प्रॉपर्टी को टेकिंग केयर करना है, कमीशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो लिखो जी, अब जरा फटाफट लिखो, अब जरा खत्म कर लेते हैं। लिखो जी, विदाउट प्रीवियस परमिशन, नेक्स्ट पैराग्राफ बना लेना। पावर्स की बात हम कर रहे हैं। ये तो हमने कर लिया, अगर जबर में तो हम कर ही रहे हैं। जब कोई भी जिंदा नहीं है सुन्नीज में, तो कौन शादी करवाएगा? स्टेट। पावर्स ऑफ अपॉइंटेड गार्जियन कर लो, पावर्स ऑफ सर्टिफाइड गार्जियन की हेडिंग बना लो, या वो लिख लिया तुमने? चलो ये बेसिकली हम पावर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। विदाउट प्रीवियस परमिशन एंड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, a guardian of the property appointed by the court cannot do the followings. दो बिंदी डैश लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1, चार्ज। कहां से रह गया बताओ, पूछ लिया करो। तुम्हारा कहां से रह गया? हमारा प्रीवियस लिखो शुरू से, विदाउट प्रीवियस परमिशन एंड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, a guardian of the property appointed by the court cannot do
द फॉलोइंग्स, दो बिंदी डैश, नीचे नंबर 1, चार्ज दी CHARG, चार्ज दी immovable property of the minor. Number 2, mortgage, MORTGAGE, mortgage. Number 3, transfer by sale. Number 4, transfer by gift. Number 5, exchange. बिना कोर्ट की परमिशन से नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रख सकता, उसकी प्रॉपर्टी को बाय सेल बाय गिफ्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है जी। उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता है, एक्सचेंज भी इवन करनी है प्रॉपर्टी। भाई ये वाला किला जो था रोड पे लगता था, मैंने रोड की तरफ ले लिया, एक्सचेंज कर लिया आपने, जिससे प्रॉपर्टी आई उससे। अगर एक्सचेंज भी करना है और वो गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 6, लीज आउट any property, lease, LEASE, lease out any property or part of such immovable property for a term exceeding 5 years or for any term exceeding more than 1 year beyond the date with the ward, 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 comma, shall ceases, CEASES, ceases to be a minor. देखो जी, वो गार्जियन जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है, लीज की बात कर रहा हूं, लीज समझते हैं हम, है ना, लाइसेंस पे दे देते प्रॉपर्टी किसी को। अब इसने लीज पे देनी प्रॉपर्टी, सेम प्रोविजन है हिंदू लॉ में, गार्जियनशिप में, सेम एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज। क्यों? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, या फिर ये जो गार्जियनशिप का जब कंसेप्ट शुरू कल ही हुआ था, कल ही बताया था कि ये सारे के सारे सोर्स का है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 में। हमने अपना अलग कर लिया, इन्होंने अपना अलग नहीं किया, ठीक है जी। चलो, बच्चा कितने साल का है? 10 साल का है, माइनर। पहला केस, प्रॉपर्टी लीज आउट करनी है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो ये गार्जियन जो कोर्ट ने अपॉइंट किया सबसे पहले परमिशन लेगा, लीज आउट कर रहा हूं। और लीज की अवधि होती है, टेन्योर होता है लीज का, बिना टेन्योर के लीज नहीं है, वेडेबल है वो, राइट। यानी पीरियड को भी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वही पीरियड देखो जी 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, ज्यादा के लिए नहीं, सिंपल। और एक दूसरे केस में ये 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। चलो जी, दूसरे केस के अंदर ये जो माइनर है इसकी उम्र है 16 साल, मेजोरिटी, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से कितनी एज होनी चाहिए? 18। चलो 18 साल, ठीक है जी। और 1 जनवरी 2021 चलो, तो ये 16 साल का हो गया, और गार्जियन ने कोर्ट से परमिशन ले ली कि भाई मैं लीज आउट कर रहा हूं प्रॉपर्टी। कोर्ट ने बोला भाई ठीक है, सही है। तो इस तारीख को
1 जनवरी 2021 को इसने लीज पे दे दी है प्रॉपर्टी। तो अब नीचे का जो आपने प्रोविजन पढ़ा है, ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है कि ये 1 साल से ज्यादा की लीज आउट नहीं होगी। किस समय? चलो अब ये 18 साल का कब होगा? 2 साल जोड़ो इसमें, 23, 1 जनवरी 23। ये लो, इस पॉइंट पे कितने साल का हो गया? 18 साल का मेजर हो गया। इसने तो 5 साल की करी थी, ठीक है ना। अब ये इफेक्ट में कब तक रहेगी? ये अगले 1 साल तक। ये है 1 जनवरी 24 तक। इससे ज्यादा की सस्टेन नहीं होगी। अभी ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। या फिर चलो कोई बात नहीं, तीसरा केस करते हैं। माइनर की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग होगा या जो लीज की जो डेट है उसकी जो एज है उसके हिसाब से होगा। एज के हिसाब यस। और फिर वो 5 साल वाला कंटिन्यू चल रहा है तो वो हो जाए वो। हाँ तभी तो हुआ है। देखो 5 साल के लिए करवाइए, ये ऑटोमेटिक 1 जनवरी 2024 को ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ये लीज। सही। नीचे पॉइंट बना लो। अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई लीज हुई है, ये जो लीज का हमने पढ़ा है, बताओ इन दिनों क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, ये एग्रीमेंट ही हुआ ना। ये कंडीशन है, कोर्ट की परमिशन 5 साल या फिर 1 साल। ये इसके इतर उसने कर दी, इससे अलग कर दी उसने। वॉइडेबल रहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल रहेगा। बना लो पॉइंट। इन कॉन्ट्रावेंशन एज अबव सेड, such alienation, alienation, alienation shall be voidable। किसके इंस्टांस पे? माइनर। और कोई भी बंदा लिखा हुआ उसमें हिंदू लॉ में तो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और प्लस। भूल गए? प्रॉपर्टी बेच दी, अब वो मतलब मेजर होने की वेट करेगा। हाँ एक और बंदा लिखा हुआ है इन दोनों में, देखो जरा। ये नेक्स्ट फ्रेंड कौन होगा? यस, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, लिखा शैल बी वॉइडेबल, सच अलाइनेशन शैल बी वॉइडेबल at the option of such minor or any person, सिंपल लिखो affected thereby, खत्म करो। affected thereby। ये तो हो गया लीज, ठीक है जी। इस लीज के अलावा कोई भी अलाइनेशन हुआ है, प्रॉपर्टी सेल कर दी, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, ठीक है, तो ये वाला अलाइनेशन अदरवाइज वॉइड रहेगा। बना लो नेक्स्ट पॉइंट। alienation other than the lease shall be void। अच्छा, ये अपना सर्टिफाइड गार्जियन या फिर गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, इनका मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या राइट है? वही सेम राइट है जो नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन का राइट।
नेक्स्ट पॉइंट बना लो, हेडिंग बना लो, राइट अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। नीचे लिखो सेम एज नेचुरल और लीगल गार्जियन। सेम एज नेचुरल और लीगल गार्जियन। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जी, रिमूवल ऑफ गार्जियन। ठीक है जी, नीचे लिखो जरा, रिमूवेबल बाय द कोर्ट if it is necessary, if it is necessary and in the interest of the minor. Full stop. The court can remove any guardian on any application or on suo moto, SUO, suo dash moto, MOTO, यानी अपने आप, for any of the following reasons. Number 1, abuse of his trust. Number 2, continued failure to perform the duties. To perform the duties. Continued failure to perform the duties. Number 3, incapacity to perform the duties. Number 4, ill treatment or neglection to take proper care. Number 5, constant disregard of any provision of Guardianship and Wards Act. नेक्स्ट लिखो जी, कांस्टेंट डिसरिगार्ड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नंबर 7, कन्विक्शन for an offense implying as IMPLYING, implying as a defect of character. Number 8, if such guardian having any adverse interest in the property जो गार्जियन है उसकी भी टेढ़ी नजर है उस प्रॉपर्टी पर,
और उसका भी कहीं ना कहीं जाके राइट बन रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं अपने राइट में मिला लूँ इसको। इंटरेस्ट एडवर्स हो गया है, मतलब बिल्कुल जो इंटरेस्ट माइनर का है उस प्रॉपर्टी पे, उससे ठीक उल्टा। नंबर 9, if such guardian started residing outside of the jurisdiction of court. Number 10, such guardian becomes insolvent or bankrupt. ठीक है जी, लास्ट हेडिंग बना लो, टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप। हेडिंग है टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप। कोर्ट के रिमूवल के अलावा कैसे टर्मिनेट होगी गार्जियनशिप? नंबर 1, बाय डेथ। नंबर 2, रिमूवल भी लिख लो। नंबर 3, भाई देखो प्रॉपर्टी के लिए बनाया था, कब तक के लिए बनाना था? 18 साल तक के लिए बनाना था। उसने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा दी, अब 18 साल के बाद उसको जरूरत नहीं है तो डिस्चार्ज। नंबर 3, डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। नंबर 2, नंबर 4, by the cessation, CEASATION, cessation to be a minor of any ward। सही बात है, जैसे ही प्रॉपर्टी के लिए 18 साल का था वो मेजर हो गया, खत्म। नंबर 3, नंबर 5, on the occasion of marriage, हाँ, cease to be minor। वार्ड जो है अब वो माइनर नहीं है। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, वार्ड क्या? वो बच्चा। लास्ट लिखो, on the occasion of marriage, if the ward is a female and the husband is capable to be a guardian। सही? सर आपने जो टर्मिनेशन कराया है ये डिस्काउंटेड देखो वो जो आपने पीछे वाली हेडिंग करी है, कोर्ट कब रिमूव करेगा किसी गार्जियन, ठीक है जी। और ये जो लास्ट में आपने किया है, इन एनी केस टर्मिनेशन कैसे होगा? चलो कोई क्वेश्चन? देखो अगर लड़की के लिए गार्जियन अपॉइंट हुआ है या हुई है, अब लड़की जो है वो माइनर है तभी तो हुआ है, उसकी शादी हो गई, ठीक है जी। अब शादी किससे हुई है? मेजर बंदे से हुई है, वो ढंग से उसका गार्जियन बन सकता है, तो अब गार्जियनशिप वही उसका गार्जियन होगा नेचुरल, उसका हस्बैंड, क्या नहीं? चलो सी यू। कल का ऑफ रहेगा।